हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राइक के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 10K की बहुत ज्यादा करीब है। और मैंने मेंबरशिप को ऑन कर दिया है, इसीलिए जो कोई भी मेरे मेंबरशिप को लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों की मेंबरशिप लेने की वजह से मेरा इस गरीब आदमी का फायदा हो जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हो जाओ जाकर ले लो, क्योंकि तुम्हारी एक मेंबरशिप लेने की वजह से इस गरीब आदमी का भला हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर जूफेन और बाकी के सभी लोग एरिना के अंदर चली जाती है, और उसे देख के एल्डरजन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और खुश होते हुए जूफेन से लिपटते हुए कहता है, जूफेन तुमने तो बहुत समय ले चुके, लेकिन फिर भी तुम बक रहते ही आ चुके हो। और जूफेन से लिपटने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने तो यहाँ पर सही समय पर आके मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। अभी जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हा हा हा। और उसे बिल्कुल लड़कियों की तरह करते हुआ देख के जूफेन तो मानो उसे एक लात मारती है और कहता है, भागो, क्या तुम्हारे जैसे मोटे लोगों को गले लगाना पसंद होता है। और दूसरी तरफ एल्डर जैन जूफेन का लात खाते हुए मन के अंदर सोचता है, अगर मैंने किसी को चमत्कार करते हुए देखा है तो फिर वो और कोई नहीं बल्कि जूफेन है। जी वूजी ने वाकई में बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया इस जैसे लड़के को हमारी सेक्टर के अंदर लाकर। देखो इसने कैसे हमारी सभी डिसेबल को इथियल स्टेज पर पहुंचा चुका है। और दूसरी तरफ बीस्टेमिंग सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है। वो सभी लोग इथियल स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी कि वो सारे इथियल स्टेज की डिसेबल को देख के बीस्टेमिंग सेक्टर के लोग बहुत ही ज्यादा डर चुका है। और दूसरी तरफ फेडिशी रोहुआ जूफेन की टीम को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर कहता है, क्या ये सभी लोग रास्ते पर चलने वाले कठोर लोग नहीं थे। ये लोग तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह चल रहे थे। ये सभी लोग ही अचानक से इतने डरावने और इतने ताकतवर कैसे बन गया है। तभी हमारा चू किंग टैंग आगे बढ़ते हुए फेरिशी रोहुआ से कहता है, मैंने तुमसे तो पहले ही कहा था, ऐसी छोटी मोटी बाधा उसके लिए कुछ भी नहीं है। इतनी छोटी सी बाधा उसे कभी भी रोक नहीं पाएंगे। मैं जानता था वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हमें शुरू से ही उन्हें अपना विरोधी के रूप पर देखना होगा, क्योंकि अगर तुम उसे अपना ओपोनेंट नहीं मानोगे तो फिर वो कब का तुम्हें मार डालकर ऊपर उठ चुका होगा। तभी रोहुआ किंगचेंग से कहता है, किंगचेंग तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इथियल स्टेज के मास्टर हैं। मुझे तो उनके ऑरा से ही घबराहट महसूस हो रही है। तभी कुछ सोचने के बाद फेरिशी रोहुआ चौंक जाती है और किंगचेंग से कहता है, रुक जाओ, क्या तुमने अभी अभी मुझसे ये कहने की कोशिश की वो सभी लोग ऐसा सर जो फैन की वजह से हो चुका है। लेकिन बटलर जो फैन ने ऐसा कैसे किया, इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से और इतने कम समय में इथियल स्टेज पर कैसे पहुंच सकता है। तो किंगचैंग कहता है, मुझे नहीं पता, और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, वो एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति है। और दूसरी तरफ जब किंगचैंग जूफेन की तरफ देख रहा होता है तभी जूफेन की नजर भी किंगचैंग पर पड़ती है। वो हमारी सिस्टर चूचू को देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है और दूसरी तरफ किंगचैंग भी उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है। और दूसरी ओर फेरिशी रोहुआ अपने मन के अंदर सोचता है, सर जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि अविश्वसनीय चीजें करने में भी सक्षम है, और इसके साथ साथ उसके पास इनक्रेडिबल दिमाग भी है। ये बिल्कुल एक राक्षस की परिभाषा है। और दूसरी तरफ डबल ड्रैगन गैदरिंग के जो अनाउंसर रहता है वो जूफेन की टीम को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो आपके मन के अंदर सोचता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग क्या प्लान कर रहे हैं। जब वो सभी लोग यहाँ पर आए तब रेडियन स्टेज पर थे, लेकिन इतनी कम समय में उनमें से 6 लोग अपने स्तर को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि सोल बनाने की प्रोसेस में भी तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। आखिर कैसे 3 दिनों में वो इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। हाँ, याद आया, ज़ॉम्बी पील। यही सिर्फ एक और रास्ता है, इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं जो इतनी कम समय में आपको इतना ज्यादा पावर दे सकता है। वाकई में उन्होंने अपने डिसेबल को प्रशिक्षित करने के लिए ज़ॉम्बी पील का इस्तेमाल करने की साहस किया। और अब मुझे भी लगता है इन लोगों के अंदर एक रियल एक्सपर्ट छुपा हुआ है। तो इसे देख के मुझे लगता है डबल ड्रैगन गैदरिंग फिर से पलटने वाला है।
डीमन स्कीमिंग सेक्टर अपनी फुल पोटेंशियल को दिखाने वाला है इस बार। हा हा हा। और जबकि वो डबल ड्रैगन गैदरिंग के अनाउंसर है, इसीलिए वो आप अनाउंस करती है। ठीक है, जबकि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए डीमन स्कीमिंग सेक्टर और बीस्ट टेमिंग सेक्टर यहाँ पर आपस में फाइट शुरू करो। और एल्डर से कहता है कृपया इस दौर के लिए अपने शिष्य को तैयार करे। और तभी हमें दिखाया जाता है बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग डरते डरते वहां से जा रहा होता है, जिनमें से उनके डिसेबल मास्टर से कहता है मास्टर वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं। और डरते डरते कहता है अभी 3 दिन पहले वो लोग अपंग थे, लेकिन अब राक्षस बन चुका है, हम कैसे लड़ेंगे। उन्होंने जरूर अपने बॉडी के साथ कुछ किया होगा, क्या हम लोग यहाँ पर हार मान लेंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं उससे फाइट नहीं करना चाहूंगा। तभी उसके मास्टर कहती है बकवास बंद करो, हर एक राउंड के विजेता के परिणाम को देख के और उसे जोड़कर हमारा अंतिम स्थान निर्धारित किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक राउंड गंवाने से हमें कुछ भी नहीं होगा। और इसके डिसेबल कांपते हुए कहता है लेकिन गुरु उनसे लड़ना कुछ न पाने के जैसा ही तो होगा, तुम बस उन्हें देखो तो जरा, वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर और भयंकर लग रहे हैं। तभी उसके एल्डर कहता है ज्यादा चिंता मत करो, फाइट लॉटरी की मदद से होता है। उनके पास 6 इथियल स्टेज के मास्टर है, लेकिन बाकी के 4 बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब हम केवल हमारे डिसेबल के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो डिसेबल जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सही है, जब तक हम भाग्यशाली है तब तक हम कुछ फाइट तो जीत ही सकते हैं यहाँ पर। और जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है वो बच्चा सिर्फ रेडियन स्टेज के 3rd लेवल पर है, उसे हराना हमारे लिए बेहतर होगा। अरे बच्चों जूफेन की पावर तो तुम लोग देखा ही नहीं। मास्टर मैं तो जाकर उसे ही पहले हराऊंगा। तभी उसके मास्टर उसे एक झापड़ मारते हुए कहता है अरे कमजोर बच्चे, क्या तुम इतनी ज्यादा कायर और नकम्मे हो। वहाँ पर रेडियन स्टेज पर 4 लोग हैं, लेकिन तुम फाइट के लिए सबसे कमजोर आदमी को चुना। तुम एक रेडियन स्टेज के मास्टर हो, इसीलिए उसके तरह ही बर्ताव करो। क्या तुम 6th लेवल रेडियन स्टेज के लिए नहीं जा सकते हो और कमजोरों के लिए अपनी स्वैलो ब्रदर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हम कम से कम इस दौर से सबसे अधिक लाभ उठाएंगे, लेकिन तुमको तो बस अपने बारे में ही चिंता है। और दूसरी तरफ जूफेन मुंह घुमाते हुए कहता है मेरे कान में खुजली हो रही है, क्या कोई पीठ पीछे मेरे बारे में बातें कर रहा है। तभी अनाउंसर कहता है हर एक टीम से एक एक बंदा अपने भाग्य का फैसला करने के लिए आगे आए। यहाँ पर 10 नंबर वाले 2 बॉक्स है, हर एक टीम में समान संख्यक खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तथा जिस भी 2 नंबर आपस में मिलेंगे वो 2 लोग आपस में फाइट करेंगे। तभी जूफेन आगे जाकर बॉक्स से एक काठी उठाता है और उसे देख के अनाउंसर अनाउंस करती है डीमन स्कीमिंग सेक्टर के नेता जूफेन ने 10 चुना है, जिसे देखकर यानमो कहता है हा हा हा, वो बेचारा मूर्ख कौन है जो इस पागल से लड़ने के लिए जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा पागल है जो कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर से 10 नंबर को चुनेगा। तभी उसके पीछे से एक फीमेल डिसेबल आते हुए उसे कहता है सीनियर ब्रदर यानमो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप आपके साथी शिष्य को दूसरे संप्रदाय के साथ लड़ते हुए देख रहे हैं। हालांकि वो लोग इथियल स्टेज पर है और बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट करती है, उसके बजाय अब इस जैसे लोअर सेक्टर की फाइट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि इसके अंदर कुछ खास है जो कि आप निचले 3 संप्रदाय की सेक्टर की फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तभी यानमो कहता है ओ यूमी, मैंने सोचा तुम एल्डर्स के पास वापस चले गए हो। मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोअर 3 सेक्टर पूरी तरह से अपनी पोटेंशियल को बाहर निकल चुका है। इस बार वो लोग अपनी बैरल से बाहर निकलने वाले हैं। फिर भी मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन वहाँ पर एक आदमी है जो मेरे ध्यान का हकदार है। जो सुनने के बाद यूमी अपने मन के अंदर सोचता है यानमो के जैसे ताकतवर लोग किसी की तरफ देख रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा आश्चर्य वाली बात है कि ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा हो जिसको कि मेरा बड़ा भाई पहले से ही पहचानता हो। देखता हूँ मेरे सीनियर ब्रदर जो 10 टोकन वाला आदमी का जिक्र किया वो कौन है। और जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है 3rd लेयर रेडियन स्टेज कल्टीवेटर। हाँ, ये तो वाकई में 3rd लेयर रेडियन स्टेज की कल्टीवेटर है। क्या मेरा भाई इस जैसे लोगों को देखने के लिए यहाँ पर आया है। जो सुनने के बाद यानमो कहता है ये झूठा आदमी अपनी स्टेज से बिल्कुल अलग है, उसकी कल्टीवेशन पर मत जाओ, वो भेड़ के भेष में भेड़िए की तरह है।
और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, पिछली बार मैं लगभग। ये कहने के बाद ही रुक जाती है। तभी यूमी पूछता है, लगभग क्या? कि मैं जान सकता हूँ पिछली बार उससे क्या हुआ था? जो सुनने के बाद यानमो कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। और अपने मन के अंदर सोचता है, मैं लोगों को कैसे ये सारी बात कह सकता हूँ? मैं एक थर्ड लेयर रेडियंट स्टेज से लड़ते लड़ते बचा हूँ। अगर मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रुकता तो फिर ये बच्चे तो मुझे मार ही डालता। और दूसरी तरफ यूमी जूफेन की तरफ देखते हुए मन के अंदर सोचता है, क्या इस जैसे बच्चे ने मेरे बड़े भाई को इतना ज्यादा क्रोधित कर दिया है? आखिर ये बच्चा है कौन? उसके बारे में जानना ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। और एक स्माइल के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। हाँ, जानता हूँ ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत ज़्यादा करीब है। और जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो भी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लोगों के लिए मैं डीमन एम्पायर और रिवेंज सीक्रेट का एपिसोड आगे से डाला करूँगा, ताकि जो लोग भी मेरे मेंबरशिप को लेंगे वो पहले से ही स्टोरी को जान ले।